नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज दिनांक है 20 और हम शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की कि 20 सितंबर को जो मुख्य अखबार हैं उनमें कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों जो मुख्य न्यूज़पेपर्स हैं उनके फ्रंट पेज देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी खबरें हैं, और उसके बाद में फिर हम चलेंगे कि इनके अंदर और कौन कौन सी खबरें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस में हम देख लेते हैं कि जो पन्नू केस था, यानी कि जो खालिस्तानी लीडर हैं और ये अमेरिका में इस समय रह रहे हैं, गुरवंत सिंह पन्नू इनका नाम है। और देखिए, अमेरिका सरकार का ये आरोप है कि भारत सरकार ने इस जो अमेरिकी नागरिक है गुरवंत सिंह पन्नू, इसको मारने की कोशिश की है। ये भारत सरकार के ऊपर यूएसए के द्वारा आरोप लगाया गया है। अब इस आरोप के बाद में जो वहाँ की कोर्ट है, जो यूएस की एक कोर्ट है, उन्होंने समन जारी किया है भारत सरकार को, और जो एनएसए है हमारे अजीत डोभाल उनको, और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, इन तीनों एजेंसीज़ को यूएस के कोर्ट के द्वारा समन जारी किया गया है। और फिर इसके रेस्पॉन्ड में भारत ने कहा है कि इसमें हमारा कोई भी किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं था। गुरवंत सिंह पन्नू से जो हत्या से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें भारत सरकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी रोल इसमें नहीं है। तो ये एक मामला हुआ है। इसके बाद में देखिए, ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक और खबर है कि बंगाल के अंदर जो डॉक्टर का रेप हुआ था, उसके बाद में वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे ना, वो सारे के सारे हड़ताल के ऊपर चले गए थे। तो अब एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आई है कि वहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अब अपनी हड़ताल को ख़त्म करके वापस हॉस्पिटल में लौट रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इस पेज के ऊपर खबर थी। अब हम देखेंगे हिंदू में। तो देखिए, हिंदू में भी यही खबर है कि वहाँ के बंगाल के जो डॉक्टर हैं वो अपनी हड़ताल को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी कुछ जो मांगे थी वो मान ली। आप हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा डॉक्टर्स से वार्ता की गई और वार्ता में उनकी बहुत सारी मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया। तो अब डॉक्टर्स ने कहा है कि ठीक है, हमारी कुछ मांगे और भी हैं, उनको आप पूरा करें और हम अपना जो हड़ताल है वो अपनी ख़त्म करते हैं। इसके बाद में देखिए, ये अभी हमने खबर देखी थी कि भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिक और खालिस्तानी नेता गुरवंत सिंह पन्नू के खिलाफ साजिश की है और उसे मारने का प्रयास किया है भारत सरकार और उसकी एजेंसीज़ ने। तो इसी को लेकर जो यूएसए की कोर्ट है उन्होंने भारत को समन जारी किया है, यानी पूछताछ के लिए जब बुलाते हैं ना किसी को भी तो कोर्ट समन जारी करता है। तो यूएस के कोर्ट ने भारत सरकार को समन जारी किया है और भारत सरकार ने कहा है कि जो आरोप भारत के ऊपर और उसकी एजेंसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो आधारहीन या पूरी तरह से बेसलेस है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, एक और न्यूज़ है कि बिहार में जो दलित झोपड़ियाँ थी, जो गरीब और जो दलित लोग थे बिहार के अंदर, उनकी झोपड़ियों को कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी गई है, ठीक है। तो एक ज़मीन का विवाद था, तो जो ज़मीन के माफिया होते हैं उन्होंने वहाँ पर जो दलित लोग थे उनकी झोपड़ियों को घेर कर आग लगा दी है और लगभग 34 घरों को ये आग लगा दी है और ये बिहार के अंदर ये इंसिडेंस हुआ है, ठीक है। यही तो थी जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछी जा सकती है। अब हम इसके बाद में है ना अंदर जाकर देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर श्वेत क्रांति शुरू की गई थी और आप को पता भी होगा कि श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। जो वर्गीस कुरियन थे उन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना गया था। श्वेत क्रांति का मतलब है कि दूध और उससे जुड़े हुए उत्पादों के अंदर हमें जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो दूध और उनसे बने हुए उत्पाद जो हैं उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ना ही श्वेत क्रांति कहलाया था। अब जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने श्वेत क्रांति का जो सेकंड वर्जन है 2.0 या 2.0 भी इसको बोलते हैं, वो लॉन्च किया है। और वो लॉन्च करने के साथ साथ इन्होंने कहा है कि अब हम जो श्वेत क्रांति जो पहले हमारी हुई थी उसमें हम कुछ बदलाव करके दोबारा हम 2.0 नाम से श्वेत क्रांति हमारे देश के अंदर लाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, जो किसान हैं वो एक सहकारी समिति बनाएंगे, यानी आपस में मिलकर
एक समान उद्देश्यों के लिए अगर कोई समूह बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सहकारी समिति। तो किसानों की सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, महिलाओं को प्राथमिकताएं दी जाएंगी, और जो इससे क्या होगा, जो ये श्वेत क्रांति 2.0 आएगी, इससे क्या होगा, देखिए महिलाओं को एम्पावरमेंट मिलेगा, जो पोषकता की हमारे कमी है देश के अंदर उसकी पूर्ति की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के सहकारी मंत्री ने इस रेवोल्यूशन को लॉन्च करते समय कही है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको पता है कि हमारे देश के अंदर एक देश एक चुनाव, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव था उसे हमारे देश में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है, और कैबिनेट जो है केंद्रीय सरकार, उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश के अंदर बहुत जल्दी हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे, यानी राज्य की जितने भी विधानसभाएं हैं उनका और लोकसभा का चुनाव हम एक साथ करवाएंगे, ताकि बार बार जो चुनाव होते हैं ना उससे हमें मुक्ति मिले, और उसकी वजह से जो एक फाइनेंशियल बर्डन आता है और जो एफिशिएंसी में कमी हो जाती है वो सब समाप्त हो जाए। तो आज इस न्यूज़पेपर में तो केवल ये बताया है कि इसको लेकर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हमारे देश के अंदर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आएगा कि ईवीएम और वीवीपैट जो मशीन होती है वो इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर हमारे पास नहीं है कि एक साथ हम चुनाव करवा लें। देखो अभी तक क्या होता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो यहाँ पर जो ईवीएम और वीवीपैट भेजी जाएगी, इसके बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे। तो जो ईवीएम मशीनें, जो वीवीपैट मशीनें अभी हरियाणा और जम्मू में यूज़ आएगी ना, उन्हें ही है ना जो इन चुनावों को ख़त्म होने के बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हीं मशीनों को हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, उसके बाद में फिर जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी उन्हें यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम मशीनों को यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा चुनौती तो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव होंगे, तो ईवीएम और वीवीपैट हमें चाहिए, उनको बनाने में ही लगभग 2 साल का हमें समय लग जाएगा। इसके बाद में देखिए जो सुरक्षा बल है हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो और वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो। जैसे अभी देखो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर हरियाणा से बहुत सारे सुरक्षा बल भेजे गए हैं, राजस्थान से बहुत सारे सुरक्षा बल भेजे गए हैं, दिल्ली से बहुत सारे सुरक्षा बल वहाँ पर भेजे गए हैं। अब देखो एक साथ पूरे देश के अंदर चुनाव होगा तो फिर सुरक्षा बल अपने अपने राज्यों के अंदर ही रह जाएंगे, और जहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी वहाँ पर चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं, जैसे अब ये तो हम जो चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं वही। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे संविधान में संशोधन इसके लिए करना पड़ेगा, और मान लीजिए अगर किसी प्रदेश के अंदर, अगर किसी राज्य के अंदर क्या होता है कि सरकार 2 साल बाद गिर जाती है या 2 साल बाद सरकार बहुमत खो देती है, तो उसके बाद में 3 साल तक उस प्रदेश का शासन कैसे चलाया जाएगा, या मध्यावधि चुनाव करवाया जाएगा। और अगर मध्यावधि चुनाव हो गया तो वन नेशन वन इलेक्शन का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना, अब तो 2 बार चुनाव हो गए ना इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी एड्रेस करने बाकी हैं। अब देखिए एक और न्यूज़ है कि जो यूएस फेड बैंक है, यानी जैसे हमारा देश का आरबीआई बैंक होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है हमारे देश का उसको हम कहते हैं आरबीआई, और यूएस के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व। ठीक है, तो ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है, और इन्होंने एक फैसला क्या लिया है कि उन्होंने 50 बेसिक पॉइंट्स की, यानी 50 बीपीएस की रेट कटौती की है। जैसे हमारे देश के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होती है ना, और हम इन रेट के अंदर कटौतियाँ करते हैं। ठीक है, इन रेटों के अंदर हम कटौतियाँ करते हैं, तो उन्हीं को ही हम कहते हैं कि हमने इन रेट की कटौती की है। अब 50 बीपीएस पॉइंट का मतलब है कि 0.5% की दरों में कटौती की है यूएस के बैंक ने। अब देखिए इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। एक तो देखिए यूएस, आपको पता है कि पूरे विश्व के ऊपर यूएसए का फ़र्क पड़ता है, तो भारत के ऊपर भी इस रेट कट का फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूएसए में 0.5% की रेट कट हुई है, इसका मतलब है कि यूएस में अब जो पूंजी मिलेगी वो मिलेगी सस्ती।
ठीक है, अगर किसी को भी वहाँ पर लोन लेना है, अगर यूएसए के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर लोन लेगा तो वो आराम से सस्ती दरों के ऊपर यूएसए में मिल जाएगा। तो सस्ती दरों के ऊपर अगर यूएस में लोन मिल रहा है तो फिर भारत जैसे जो उभरते देश हैं उनके पास में क्या होता है कि अब ये होगा कि भारत में पूंजी ज़्यादा आएगी, यानी ये हो सकता है कि भारत में एफडीआई ज़्यादा आए, क्योंकि वहाँ पर सस्ती पूंजी मिल रही है। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे कि सस्ती पूंजी को खरीद कर और ऐसे देशों में, उभरते हुए देशों के अंदर इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो भारत जैसे देशों के अंदर एफडीआई आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है भारत के लिए कि यूएसए के अंदर जब भी रेट कट होते हैं, अर्थात रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर कटौतियाँ की जाती हैं, तो फिर उससे भारत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने की संभावना होती है। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्या होता है, देखो नेगेटिव में क्या होगा कि इस रेट कटौती के कारण क्या होगा, जो डॉलर है, जो यूएसए की मुद्रा है डॉलर, वो बाज़ार में ज़्यादा आएगा। ठीक है, डॉलर ज़्यादा आने से क्या होता है, रुपया मजबूत हो जाएगा। रेट कट कम होने से डॉलर ज़्यादा आएगा, डॉलर ज़्यादा आने से रुपया मजबूत होगा, और रुपये के मजबूत होने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए निर्यात तो कम हो जाएंगे। रुपया मजबूत होने का मतलब क्या होगा, निर्यात महंगे होंगे, और निर्यात महंगे होते निर्यात क्या हो जाएंगे, कम, और इससे क्या होंगे, आयात सस्ते, यानी आयात बढ़ जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो जब भी यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, अर्थात यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, वो रेट दरों के अंदर अगर कटौती करेगा तो भारत के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव पड़ेंगे। और अगर वो रेटों को बढ़ाएगा तो उससे भारत के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ेंगे। अब देखो क्या प्रभाव पड़ेंगे, अगर रेटों में कटौती की गई है तो वहाँ पर सस्ती कैपिटल मिलेगी, सस्ती पूंजी मिलने की वजह से वहाँ के लोग अलग अलग देशों में, भारत जैसे देशों में निवेश करेंगे, यानी एफडीआई भारत में ज़्यादा आने की संभावना है। लेकिन इसी के दूसरी ओर अब देखो, जब डॉलर ज़्यादा मार्केट में हो गया तो वो रुपया से कमज़ोर हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि रुपया मजबूत हो जाएगा। अब जब रुपया मजबूत हो जाता है तो हमारे आयात बढ़ जाते हैं। आयात बढ़ने का मतलब है किसी भी देश के लिए एक खराब स्थिति, और हमारे निर्यात कम हो जाएंगे। तो ये भारत के लिए एक चुनौती है। इसके बाद में ये हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जो चैलेंजेस थे वो पढ़ ही लिए कि इसके बाद में क्या है। अब देखिए मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है कि आमूर फाल्कन जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अब आमूर फाल्कन क्या होते हैं, देखिए ये एक बाज है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, ये देखो इस फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे। ये जो बाज होते हैं अमूर फाल्कन, वो सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, साइबेरिया और चीन में ये मेनली रहते हैं। ये भारत में मूल रूप से नहीं पाए जाते। ये क्या होते हैं, चीन और साइबेरिया में होते हैं। अब जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो चीन और साइबेरिया, यानी रूस वाला जो एरिया होता है जो चीन के ऊपर स्थित है एशिया में, उसे हम कहते हैं साइबेरिया। तो चीन और साइबेरिया में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बिल्कुल बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ जम जाती है। तो उस बर्फ़बारी और बर्फ़ से जमने के लिए ये जो अमूर फाल्कन है, यानी जो बाज है, ये बाज जो है इसका नाम है अमूर फाल्कन। क्या नाम है इसका, अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन। ठीक है, ये बाज है। तो ये क्या करता है, सर्दियों की शुरुआत होने पर, क्योंकि साइबेरिया और चीन में तो बर्फ़ पड़ेगी, बर्फ़ जमेगी, तो ये कम सर्दियों वाले एरिया, यानी भारत जैसे देश के अंदर जहाँ पर सर्दियाँ अपेक्षाकृत कम होती है, वहाँ के मुकाबले, साइबेरिया के मुकाबले भारत में कम सर्दी पड़ती है। तो ये अमूर फाल्कन क्या करते हैं, सर्दियों के आगमन के साथ ही भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, मुख्य रूप से मणिपुर और इसके आसपास मिजोरम वगैरह, उनमें ये आकर डेरा डालते हैं, और लगभग 3-4 महीने तक ये इन्हीं क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। देखिए कितनी अजीब बात है कि इतने हज़ारों किलोमीटर से भी चलकर ये हर साल यहाँ आ जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर फिर सर्दियाँ ख़त्म होगी, भारत में गर्मियाँ आना शुरू होगी, तो वापस ये अपने मूल स्थान यानी साइबेरिया और चीन की तरफ उड़कर चले जाते हैं। तो इतना लंबा ये सफ़र तय करते हैं। देखो लगभग 22,000 किलोमीटर का जो मार्ग है ना, वो ये तय करते हैं। दुनिया में सबसे लंबी यात्रा करने वाले पक्षी हैं ये। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाता है अमूर फाल्कन के बारे में, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि दुनिया में सबसे लंबी यात्रा करने वाले पक्षी हैं, जो 3-4 महीने भारत में रहेंगे, क्योंकि भारत में सर्दियाँ अपेक्षाकृत कम है। तो 22,000 किलोमीटर का ये रास्ता तय करके आते हैं। ये पाए जाते हैं, देखो साइबेरिया और चीन के अंदर, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहीं ये प्रजनन करते हैं, और वहाँ पर ही इनका मूल आवास है। अब देखिए अमूर फाल्कन जो है ये बाज है, और ये नाम कहाँ से लिया अमूर फाल्कन, तो ये अमूर नदी से लिया गया, क्योंकि ये अमूर नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अमूर नदी कहाँ पर है, अमूर नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। तो अमूर नदी अगर आप देखेंगे तो ये जैसे
ये साइबेरिया है और ये यहाँ पर चीन है। तो इनके बीच में अमूर नदी बहेगी और अमूर नदी क्या करती है, चीन साइबेरिया यानी रूस और चीन के बीच की सीमा बनाती है और इसी के आसपास पाया जाता है अमूर फाल्कन, ये जो बाज है, और इसी नदी के कारण इस बाज का नाम अमूर फाल्कन रख दिया है। ये देखिए नागालैंड के दोयांग झील में भी आते हैं और मणिपुर में, मिजोरम में, इन सब क्षेत्रों के अंदर ये आते हैं। IUCN की जो रेड सूची है उसके अंदर ये लीस्ट कंसर्न या कम चिंताजनक कैटेगरी के अंदर है, यानी इनको संरक्षण तो प्रदान किया गया है लेकिन इनका शिकार तो नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन जो संरक्षण है वो कम संरक्षण इनको दिया गया है, यानी संरक्षण तो है लेकिन लो कैटेगरी का है। तो इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि संरक्षित पक्षी अगर भारत के टेरिटरी या भारत के क्षेत्र में आता है तो उसकी रक्षा करें। तो ये अमूर फाल्कन से जुड़े हुए तथ्य हैं। इसके बाद में देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर अलग अलग जो प्रस्ताव आते हैं उनके ऊपर वोटिंग होती रहती है। तो अभी रिसेंटली वोटिंग हुई है और उसमें कहा गया, जो प्रस्ताव था वो क्या था कि इजराइल जल्दी से फ़िलिस्तीन को खाली करे, ये एक प्रस्ताव आया था और इसके ऊपर वोटिंग करनी थी। तो जो अलग अलग देश हैं वोटिंग करते हैं, कोई इसके फेवर में करता है, कोई इसके अगेंस्ट में करता है। तो जो भारत है, भारत ने एब्सटेन किया है। भारत ने एब्सटेन का मतलब है भारत वोटिंग में अनुपस्थित रहा। तो देखिए इससे होता कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि भाई इजराइल फ़लस्तीन को छोड़े जल्दी से, तो भी वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। ये UN जो यूनाइटेड नेशन है इसके पास कोई इतनी पावर नहीं है कि ज़बरदस्ती अपने प्रस्ताव को मना ले। ये केवल एक मोरल दबाव होता है, एक नैतिक दबाव होता है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क प्रस्ताव का नहीं पड़ता, लेकिन जो देश यहाँ पर उपस्थित होते हैं वो देश किस तरफ वोटिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि भाई कौन सा देश किस साइड होता है। तो अगर भारत इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करता तो इसका मतलब है कि भारत इजराइल के अगेंस्ट है और फ़लस्तीन के साथ है। अगर भारत इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग करता तो ये माना जाता कि भारत इजराइल के साथ है और फ़लस्तीन के अगेंस्ट है। लेकिन भारत अनुपस्थित रहा है तो इसका मतलब है कि भारत इजराइल के साथ भी है और फ़लस्तीन के साथ भी है। भारत लगातार ये कह रहा है कि दोनों देश बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाओ, हिंसा कभी भी स्थायी समाधान नहीं दे सकती। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, इस प्रस्ताव से एब्सटेन यानी कि अनुपस्थित रहा। अब देखिए आज ये आने वाले कल यानी कल हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पर प्रेसिडेंट पोस्ट के चुनाव है और सबसे बड़ा जो इस बार मामला है वो वहाँ पर है इकोनॉमी। हमें पता है कि कुछ समय पहले श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश कर गई थी क्योंकि चीन लगातार वहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा था और उसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अब वहाँ पर नए प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा भी इकोनॉमी है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि वहाँ पर फेयर चुनाव होंगे और जो भी नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।